नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ। खबरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो होंगी एकदम 16 आने सच। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाना पर रखा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और इसे जुमला बताया। मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। राहुल गांधी ने वीबी जी राम जी योजना को गरीबों के हक पर हमला बताया। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट, अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहिए। दरअसल मनरेगा को वीबी जी राम जी योजना पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इस योजना के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें युवराज जान बचाने के लिए कार के ऊपर बैठकर गुहार लगाता नजर आया। बताया जा रहा है कि ये युवराज का आखिरी वीडियो है। इसके बाद युवराज की मौत हो जाती है। युवराज की कार पानी से भरे गड्ढे में समा जाती है। इंजीनियर युवराज का ये वीडियो पूरे सिस्टम की नाकामी को उजागर कर रहा है। इस मामले में 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और 3 बिल्डर्स अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दादा बन गए हैं। इसकी जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है। लेकिन अभी से आंखें खुली है इसकी वजह से। कार्तिकेय पिता बन गए, अमानत माँ। कोकिला अब दादी जी हैं और मैं दादा। कुणाल और ऋषि चाचा और चाची, अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा। 2025 में हमारे घर 2 बेटियां आईं, अमानत और रिद्धि। 2026 में फिर बेटी ईला का शुभ आगमन हुआ है। स्वागतम लक्ष्मी। तुम भी कुंवारे मैं भी कुंवारा, राहुल गांधी मेरा साड़ू है। ये कहना है हिसार से आए हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का, जिनका नाम ब्रिजपाल है। दरअसल कांग्रेस जिलाध्यक्ष ब्रिजपाल राहुल गांधी के साथ लंच करना चाहते थे, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया और सिर्फ 3 विधायकों को राहुल गांधी के साथ लंच की इजाजत दी गई। पीड़ा उस समय हुई जब यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री मेवा सिंह जी ने हमें बताया कि राहुल जी का खाना दोपहर को 3 विधायकों के साथ है और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ। मुझे दरकिनार कर दिया। मुझे भी इस बात की बड़ी पीड़ा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ब्रिजपाल को ये नागवार गुजरा। जिलाध्यक्ष ब्रिजपाल के विरोध के बाद राहुल गांधी ने सबके साथ बैठकर खाना खाया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी को अपना साड़ू बता दिया। जोधपुर में एक युवक और युवती आपस में मारपीट करते नजर आए। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में थप्पड़ प्रतियोगिता चल रही हो। युवक और युवती की मारपीट में अचानक दूसरा युवक आकर युवती के साथ मारपीट करने वाले युवक पर हावी हो जाता है। वीडियो चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवती ने युवक को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया था। इसी बात को लेकर युवक और युवती के बीच विवाद हुआ और मारपीट हो गई। बांदा में बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों और कथा आयोजक प्रवीण सिंह के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का CCTV वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शहर के एक होटल में देर रात शराब के नशे में ये मारपीट हुई। मारपीट में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के काफिले की गाड़ी भी टूट गई। एक हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी सूंड नहीं है और वो एक पैर से विकलांग भी है, लेकिन फिर भी उसने हौसला नहीं हारा और 17 साल से ऐसे ही जी रहा है। दरअसल हाथी जब छोटा था तब उस पर एक मगरमच्छ ने हमला किया था और उसकी सूंड का कुछ हिस्सा काट कर खा गया था। फिर बाद में वो एक दूसरे शिकारी जानवर के चंगुल में फंस गया था और अपना एक पैर खो दिया था। इतना सब होने के बाद उस नन्हे हाथी का सहारा उसकी माँ बनी और पिछले 17 सालों से वो उसका साथ दे रही है, उसकी रक्षा कर रही है। ये हाथी फिलहाल अफ्रीकी देश रवांडा के अकागेरा नेशनल पार्क में रहता है। और इस बीच माघ मेले में चल रहे शंकराचार्य विवाद को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है और वो कह रहे हैं कि कल बसंत पंचमी है, लेकिन मैं कल माघ मेले में बसंत पंचमी में स्नान नहीं करूंगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि पहले सार्वजनिक रूप से प्रशासन माफी मांगे। वो प्रशासन जिसने मेरी बेइज्जती की है उसे माफी मांगनी होगी और जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता है हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम फुटपाथ पर ही
बैठे रहेंगे, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम हर साल यहां पर आएंगे और हर साल यहीं पर बैठेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मामला पिछले 3-4 दिन पहले शुरू हुआ, जब माघ मेले में स्नान करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जा रहे थे तो उनके शिष्यों के साथ पुलिस की झड़प हो गई थी। उनके शिष्यों को पुलिस ने मारा पीटा था और उसके बाद से लेकर अब तक अभी मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद मेला प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि आप खुद को शंकराचार्य क्यों कहते हैं, आप शंकराचार्य अपने आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। इस बात को लेकर लगातार जो टसल है प्रशासन और शंकराचार्य के बीच बढ़ती जा रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। एक और नोटिस उनको दिया जाता है और आज उन्होंने फिर नाराजगी जाहिर की और कहा कि कल बसंत पंचमी का स्नान है, क्योंकि आप ये समझिए कि माघ मेले के कुछ प्रमुख स्नान होते हैं। जिस दिन माघ मेला शुरू होता है उस दिन का प्रमुख स्नान होता है। अभी मकर संक्रांति गई है, उस दिन का प्रमुख स्नान होता है और बसंत पंचमी का स्नान भी प्रमुख स्नान, जैसे कि कुंभ में शाही स्नान होता है, ऐसे ही माघ मेले में बसंत पंचमी का स्नान भी एक शाही स्नान की तरह होता है। और आप समझिए कि देश भर से साधु संत उस स्नान को करने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंचते हैं, जिसका बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन अब अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि मेला प्रशासन जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं अब स्नान नहीं करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कल बसंत पंचमी का ना तो स्नान करूंगा और ना ही अपना धरना खत्म करूंगा। और इस बीच इस खबर से जुड़ी जो सबसे ज्यादा चर्चाएं रही वो रही अभी मुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी आदित्यनाथ। दरअसल जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया अभी मुक्तेश्वरानंद को और इसके बाद दोनों के बीच आप ये समझिए कि एक दूसरे को लेकर बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बता दूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने योगी को कहा कि हम योगी को हुमायूं का बेटा, अकबर कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब दिया गया था। क्या हुआ था दोनों के बीच, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाता हूं, इसको देखिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जिन्होंने पहले कहा कि योगी को हम हुमायूं का बेटा और अकबर कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं। योगी ने कहा कि धर्म के खिलाफ आचरण करने वाला सनातन परंपरा का प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता है। लेकिन विवाद इतना नहीं है, विवाद इसके बाद और ज्यादा बढ़ा क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने फिर से सवाल खड़े कर दिए। ये देखिए, योगी जिसे आप साधु संत कहते हो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, ये अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। ये दोनों के बीच जो बयान है वो एक्सचेंज हुए हैं। उन्होंने कहा कि योगी को हम हुमायूं का बेटा, अकबर कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा और कहा कि धर्म के खिलाफ आचरण करने वाला सनातन परंपरा का माफ कीजिएगा। तो आज सबसे ज्यादा चर्चाओं में यही रहा है। आप देखिए एक बार फिर से स्क्रीन पर कैसे एक दूसरे के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन पहले अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक रैली के दौरान निशाना साधा अभी मुक्तेश्वरानंद पर। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, जिसके बाद एक बार फिर से अटैक अभी मुक्तेश्वरानंद का किया गया क्योंकि योगी ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाई योगी ये बताएं कि कालनेमी कौन है। तो ये विवाद, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच बयानों की झड़ी सी लग गई है। मैं आपको दिखा रहा हूं वो दोनों बयान जिसमें योगी आदित्यनाथ ने और अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक दूसरे पर निशाना साधा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है?
वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने योगियों को, अपने ही महात्माओं को ऐसे अभद्र भाषावली का प्रयोग करना, ये किसी भी शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है, किसी साधु को भी शोभा नहीं देता। किसी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक मैं मानता हूँ। हर आदमी को अपनी मर्यादा, अपनी गौरव गरिमा को खुद ध्यान रखना चाहिए। प्रयागराज में जिस तरीके से इस वक्त अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर तमाम तरह की राजनीति हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इससे दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक क्या हो सकता है कि जिस प्रदेश के मुखिया स्वयं को योगी और संत कहते हो और हैं भी, उसी प्रदेश में 84 साल के वृद्ध साधु से लेकर नौजवान शिखाधारी शास्त्रों के विद्यार्थी शंकराचार्य जी के शिष्य को चोटी पकड़ कर घसीटा जाए, लात घूंसे से मारा जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी को गंगा स्नान से रोकना गो हत्या के बराबर होता है। मैंने कहा कि इनकी अब हर पाप का घड़ा भर चुका है, इनका झूठ और जुमलों का घड़ा भर चुका है, इनकी सच्चाई पर दर परत बाहर आती रही है। ये सनातन धर्म के ठेकेदार हैं और शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। ये इनका अहंकार है और प्रदेश की जनता इनके अहंकार को तोड़ेगी। दरअसल प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच जो टकराव पहले दिन शुरू हुआ था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभी मुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेज दिया। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए गए। माघ मेला प्रशासन ने पूछा कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए हम इस माघ मेले से बैन कर दें। अगर 24 घंटे के अंदर आप हमको संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो संस्था को दी गई जमीन और जो आपको हम सुविधाएं दे रहे हैं वो वापस ले लेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा कि प्रशासन ने बुधवार शाम 7 बजे शिविर के पीछे एक नोटिस चिपका दिया जिस पर 18 जनवरी की डेट। अभी मुक्तेश्वरानंद ने सुबह 8 बजे 3 पन्नों में दूसरे नोटिस का जवाब मेला ऑफिस भेज दिया। और इसी बीच सीएम योगी ने अभी मुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं। ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आपको बता दें कि 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन अभी मुक्तेश्वरानंद पालकी में जा रहे थे, स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने रोका और कहा कि 40-50 मीटर दूर है, आप पैदल चले जाइए। विरोध हुआ तो शिष्यों से धक्का मुक्की होने लगी, उनसे मारपीट भी हुई। इससे अभी मुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए, शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए और अब तक उनकी नाराजगी बनी हुई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि कल मैं बसंत पंचमी का स्नान नहीं करूंगा। क्या हुआ, नोटिस क्या भेजा गया, क्या जवाब अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से भेजा गया, वो देखिए। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन आपके पांटून पुल का बैरियर तोड़ा, ये सवाल पूछा गया उनसे मेला प्रशासन की तरफ से। बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम जाने की कोशिश की, इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। आपको इस कृत्य के चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजने में हमें दिक्कत हुई, व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई, ये आरोप लगाए गए मेला प्रशासन की तरफ से। इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब था, इस बारे में आप जैसे अधिकारी बात ना करें तो अच्छा होगा। इस संबंध में मेरे वकील की ओर से 20 जनवरी को ईमेल से जवाब भेजा जा चुका है। यह जवाब अनिरुद्धाचार्य की तरफ से दिया गया। अब दूसरा सवाल क्या था कि
जो सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि मौनी अमावस्या के दिन जो पुल टूटा था, दरअसल जिस दिन भगदड़ मची थी, जिस दिन हंगामा हुआ था, उस दिन पांटून पुल का कुछ हिस्सा टूट गया था, उसी को लेकर सवाल किया गया था। फिर एक और सवाल उनसे पूछा गया, जो नोटिस, सेकंड नोटिस जिसका जिक्र अभी मुक्तेश्वर आनंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, एक ये सवाल भी था कि आपने खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगाए हैं, जबकि आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट में रोक है अभी, मतलब ये मामला सब जुडिस है, अदालत में है, आप शंकराचार्य खुद को कैसे कह रहे हैं? इसका जवाब उन्होंने दिया कि कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की, बाद में आरोप मुझ पर डालने की कोशिश की गई। और इस बीच में आपको बता दूं कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अनिरुद्धाचार्य जो कि कथावाचक हैं, वो अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं। शंकराचार्य विवाद पर अनिरुद्धाचार्य की ओर से भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने गलती की है और प्रशासन इस गलती पर माफी मांग ले। संतों से मारपीट करना कहां का संविधान है? चरणों में माफी मांगे, संत माफ कर देंगे। तो अनिरुद्धाचार्य जो कि पहले से ही अपनी वाणी को लेकर कई तरह के विवादों में फंसे हुए हैं, वो अब इस मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चरणों में माफी मांग लें, संत आपको माफ कर देंगे। वो कह रहे हैं कि गलती इसमें प्रशासन की है, प्रशासन को माफी मांग लेना चाहिए, माफी मांगने में किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। और अपने स्टेटमेंट के साथ ही वो अनिरुद्धाचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हुए दिखने लगे। तो आप एक ये चीज समझिए कि एक तरीके से दो धड़े बनते जा रहे हैं, एक प्रो अभी मुक्तेश्वरानंद और एक अगेंस्ट अभी मुक्तेश्वरानंद। तो प्रो यानी कि जो साथ में है, उसमें अनिरुद्धाचार्य का नाम भी जुड़ गया है। अखाड़ा परिषद अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ है। ऐसे ही देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कुछ प्रोटेस्ट अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हो रहे हैं, तो कुछ प्रोटेस्ट अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हो रहे हैं। अभी हरिद्वार से भी खबर आई कि कुछ ब्राह्मणों ने अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अपने सिर मुंडवा ली। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। दरअसल मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में हिंदू पक्ष से 12 बजे तक पूजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है। इसके बाद फिर मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ेगा। हिंदू पक्ष शाम 4 बजे से फिर से पूजा कर सकेगा। हिंदू पक्ष की ओर से दरअसल एक याचिका डाली गई थी, 20 जनवरी को याचिका लगाई गई थी और उसमें मांग की गई थी कि 23 जनवरी जो कि बसंत पंचमी का दिन है, इस दिन पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति के लिए आप हमको इजाजत दे दीजिए। उस दिन पूरे दिन, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजा हमको करनी होती है, तो आप हमको पूरे दिन की इजाजत दे दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज फैसला सुनाया गया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि बीते कुछ सालों से बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। गुरुवार को बसंत पंचमी है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा, हवन और पारंपरिक अनुष्ठान हमें करने होंगे। उधर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, की जाएगी, जैसा कि पिछले सालों किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक न्यूट्रल समाधान निकाला और कहा कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए आप इस परिसर को दे दीजिए। भीतर ही एक अलग और विशेष क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जहां आने जाने के लिए अलग से प्रवेश मार्ग यानी कि एंट्री गेट और एग्जिट गेट उसके अलग होंगे, ताकि जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। इसी तरह हिंदू समुदाय को भी बसंत पंचमी के मौके पर पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए परिसर में अलग जगह, अलग स्थान उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यह व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। प्रशासन और एएसआई को बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि दोनों समुदायों के धार्मिक आयोजनों में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, पूरी तरह से शांति बनी रहनी चाहिए। इसको मैं छोटे शब्दों में, साफ शब्दों में अगर आपको समझाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रोक किसी पे भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हिंदू पक्ष के लिए एक अलग जगह जो बसंत पंचमी की पूजा करना चाहते हैं, और मुस्लिम पक्ष जो कि जुमे की नमाज अदा करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग जगह की व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि भाई जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज का वक्त बदला नहीं जा सकता है, ऐसे में हमें भी यहाँ पर
अपनी इबादत करने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद एक बीच का रास्ता निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया। तो किस तरह की सुरक्षा वहां पर की गई है ये मैं आपको बता रहा हूं। धार में है ये भोजशाला, जिसमें सुरक्षा के बड़े कड़े और चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद, अननेसेसरी का विवाद वहां पर ना हो। AI ड्रोन से वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। ये प्रशासन ने तय किया है कि नॉर्मल सिक्योरिटी तो रहेगी ही, लेकिन सिक्योरिटी को और धारदार बनाने के लिए बाकायदा AI के जरिए वहां पर ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी। 6461 पुलिस वाले और जवान वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि अगर किसी भी तरह की सिचुएशन उभरती है, कानून व्यवस्था की स्थिति आती है, तो फिर फौरन उसको कंट्रोल किया जाए। 933 महिला पुलिसकर्मी और 8 RAF की टीमें यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी वहां पर तैनात रहेंगी, जो अभी से तैनात कर दी गई हैं और वहां पर लगातार पूरे परिसर की निगरानी की जा रही है। सभी को AI सॉफ्टवेयर की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि AI मॉनिटरिंग यहां पर की जाएगी और बिल्कुल आधुनिक तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि कल बहुत सारे लोग होंगे जो कि पूजा भी कर रहे होंगे, नमाज भी यहां पर पढ़ रहे होंगे। तो ये विशेष ट्रेनिंग यहां पर कल दी जाने की तैयारी चल रही है। तो भोजशाला में किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, इसको एश्योर अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है और इसकी जिम्मेदारी अब पुलिस और प्रशासन पर भी है। इसके अलावा शहर के हर कोने में 3D मैपिंग की जाएगी, यानी कि आप ऐसे समझिए कि शहर के किसी कोने में अगर कोई माहौल को खराब करने की योजना बना रहा है तो वो भी इस मॉनिटरिंग की जद में आ जाएगा। पुलिस की निगरानी में पूरा शहर रहेगा जब तक बसंत पंचमी का दिन पूरा नहीं हो जाता है, जुमे की नमाज खत्म नहीं हो जाती है, तब तक पुलिस निगरानी पूरे शहर में रहेगी और बेहद कड़ी निगरानी रहेगी। तो और भोजशाला का जो 300 मीटर का दायरा है वहां पर नो फ्लाइंग जोन उसको घोषित कर दिया गया, यानी कि वो जो एरिया है 300 मीटर का, उसके ऊपर से किसी भी तरह का कोई विमान या ड्रोन नहीं उड़ पाएगा अनटिल अनलेस वो ड्रोन प्रशासन का ना हो, क्योंकि ड्रोन के जरिए AI मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कल का दिन ठीक से गुजरे, सौहार्द से गुजरे और पूजा और नमाज के लिए अलग अलग जगह भी वहां पर तय कर दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पूजा और नमाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जगह तय कर दी गई है, यानी कि मुस्लिम पक्ष अलग जगह नमाज करेगा, उनका एंट्री एग्जिट पॉइंट अलग होगा, और जो हिंदू पक्ष है जो बसंत पंचमी की पूजा करना चाहता है उनका एंट्री एग्जिट अलग होगा, वो सारे दिन वहां पर पूजा कर पाएंगे। भोजशाला में हिंदू पक्ष को दिन भर पूजा की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, जैसा कि 20 जनवरी को जो याचिका लगाई गई थी उसमें मांग की गई थी, इस पर फैसला 22 जनवरी को आ गया है। हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा करने की इजाजत यहां पर दे दी गई है। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति, पूजा की इजाजत हिंदू पक्ष को मिल गई है और यही इजाजत मांगी भी थी कि हमको सारे दिन पूजा करनी है, सूर्योदय की भी पूजा करनी पड़ती है, फिर सूर्यास्त की भी करनी पड़ती है, इसलिए पूरे दिन की इजाजत हमको चाहिए। मुस्लिम पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट से नमाज की इजाजत मिल गई है, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें बाकायदा एक टाइम लिमिट तय कर दी गई है और ये कहा गया है कि 23 जनवरी यानी कि जुमे के दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जो नमाज है मुस्लिम पक्ष वो यहाँ पर अता कर सकता है, उनको भी किसी तरह की कोई रोक नहीं है। तो बहुत बैलेंस्ड फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर यहाँ पर सामने आया है। हिंदू पक्ष भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर बताता है और कल इसीलिए बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर पूजा करने की बात हिंदू पक्ष की ओर से कही जा रही है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निकलकर सामने आई हैं और एक बैलेंस्ड फैसला हम इसको कहेंगे और बाकायदा पूजा और नमाज जैसे मैंने आपको बताया उनके लिए अलग अलग जगह तय कर दी गई है। उनके एंट्री एग्जिट बिल्कुल डिफरेंट होंगे, दोनों जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे और नमाज के बाद मुस्लिम पक्ष निकल जाए वहां से, इसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है, मैं बोलना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 743 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है अभी उसका निरीक्षण चल रहा है और भी जो उसमें पॉइंट है वो अभी जो है निरीक्षण चल रहा है, फिर जो है मुस्लिम समाज अपनी प्रतिक्रिया और देगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। कोई बात हो, मुलाकात हो, बयान हो, विवाद हो, फैसला हो, फरमान हो, चेतावनी हो, चुनौती, ये सब बिना पता के बंद लिफाफे में मजमून की तरह। खबर वही होती। खबर के साथ चलिए न्यूज मास्टर देखें मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ न्यूज इंडिया पर। इस देश में एक आतंकवादी को बचाने के लिए देश का सुप्रीम कोर्ट आधी रात खुल जाता है और एक व्यक्ति बिना सुनवाई के 38 साल तक जेल में सड़ता रहता है। सोचा है कभी? न्यूज इंडिया, नए भारत की नई सोच। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस से पहले सेना की रिहर्सल परेड का एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस से पहले सेना की रिहर्सल परेड का एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में सेना के जवान पूरे जोश के साथ गाना गा रहे हैं और गाना दिल न दिया, दिल न लिया, ले बेटा बोलो क्या किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। इस अंदाज में ये गाने सबसे पहले जमशेदपुर के पिंटू ने गाया था। राजस्थान के जोधपुर में एक दुकान में पैरों से मैदा गूंथकर फीनी बनाई जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 110 किलो फीनी को नष्ट करवाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स पैरों से मैदा गूंथ रहा है। वीडियो वायरल होते ही सीएमएचओ ने मामले में एक्शन लिया। सीएमएचओ सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, मामले में सालासर बालाजी फीनी उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जाँच के लिए सैंपल भेज दिए गए। 110 किलो फीनी है, उसको उन्होंने इमीडिएटली सीज करके और नष्ट करवाई। एमपी के इंदौर में हुए तीसरे वनडे के बाद रोहित शर्मा जब होटल में प्रवेश कर रहे थे, एक महिला सिक्योरिटी को तोड़ते हुए रोहित शर्मा से मदद मांगने पहुंची। महिला ने रोहित से अपनी बीमार बच्ची के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। महिला की बेटी गंभीर बीमारी से लड़ रही है, जिसके इलाज में उसे 9 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है। गुजरात के सूरत में टेस्टिंग के दौरान पानी भरते ही पानी की टंकी भर कर गिर गई। दरअसल तापी नदी से गांव को साफ पानी मुहैया कराने के लिए 21 करोड़ की लागत से टंकी बनाई गई थी, लेकिन उद्घाटन से पहले ही टंकी ढह गई। इस हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए, जिसके चलते स्थानीय लोगों में काफी रोष है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर रियाजुद्दीन क्लासरूम में छात्र को लात मारते हुए नजर आए। प्रोफेसर पर जाति सूचक टिप्पणी करने का भी आरोप है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे प्रोफेसर छात्र को लात मार रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही उनके पढ़ाने के तरीकों पर सवाल उठने लगे हैं।
हाँ उसके साथ बारी आएगी, उसकी बारी आएगी। Kajal, you are a CR, you know? इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा और इस हादसे में सेना के 10 जवान शहीद हो गए। कई जवान घायल बताए जा रहे हैं, करीब 11 जवान हैं जो कि घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने जैसे ही इस हादसे को देखा, फौरन बचाव दलों को इस बात की जानकारी दी गई। बचाव दल, रेस्क्यू फोर्सेस मौके पर पहुंचे। फिर जो बाकी के जवान जो जिंदा थे उन्हें निकाला गया यहां से, फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सेना के अधिकारियों ने बताया है कि इस वाहन में जो इस हादसे का शिकार हुआ है, इसमें 17 जवान थे जिनको लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में मौजूद चौकी की ओर ये वाहन जा रहा था। तभी डोडा के भदरवाह चंबा अंतर्राज्यीय सड़क का जो खानी टॉप का इलाका है, वहां पर एक बुलेट प्रूफ वाहन सड़क से फिसलकर लगभग गहरी खाई में, करीब 400 फीट की गहरी खाई थी जिसमें जा गिरा। इस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं, कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही सेना और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर जिसमें हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, वो जवान जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, उन्हें ताकि सही ट्रीटमेंट मिल सके इसके लिए वहां पर हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया और फौरन उन जवानों को सही ट्रीटमेंट के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया। जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हादसे के वक्त की तस्वीर है जब ये वाहन नीचे गहरी खाई में जा गिरा था और 10 जवानों की जान चली गई। और अब एक ऐसी खबर पर मैं बात करने जा रहा हूं जिसको आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं सवाल के साथ इस खबर की शुरुआत कर रहा हूं और सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि खर्राटे हार्ट अटैक की वजह बन सकती है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरठ में उस वक्त एक घर में हड़कंप मच गया जब 10 साल के एक मासूम बच्चे के लिए खर्राटे जानलेवा साबित हो गए। मासूम को खर्राटे की समस्या थी, जिसके बाद उसे लाला लाजपत राय, जो कि मेरठ का मेडिकल कॉलेज है, वहां एडमिट कराया गया, उसकी जान बचाई गई। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि अगर खर्राटे आ रहे हैं तो फौरन किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो ये हार्ट अटैक की वजह भी बन सकते हैं। मतलब इनको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में राहत की बात यह रही कि डॉक्टर्स ने जान बचा ली। पता यह चला कि बच्चे के टॉन्सिल्स बढ़ गए थे और पूरा गला ही एक तरीके से ब्लॉक था। गला चोक होने की वजह से ये लड़का रात में ठीक से सो नहीं पाता था, सोता भी था तो इतने खर्राटे आते थे कि ये कई बार चौंक कर जाग जाता था। डॉक्टर्स ने ये बताया कि ये खर्राटे भविष्य में हार्ट अटैक की बड़ी वजह बन सकते हैं। जांच की तो पता चला कि दम घुटने की वजह से बच्चे के दिल पर काफ़ी जोर पड़ता था। इस वजह से उसके जो दिल के हार्ट वॉल्व्स, जिसको हम बोलते हैं हार्ट वॉल्व, वो खराब हो गए थे। बच्चे की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा था। लेकिन अब राहत की बात यह है कि सर्जरी सफल रही है और ये बच्चा अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन ये कुछ दिन जो माँ बाप ने गुजारे हैं बच्चे की इस हालत के बीच, जब उनको ये पता चला कि खर्राटे जान पर खतरा साबित हो सकते हैं, उनकी क्या हालत रही, देखिए आप। इसे खर्राटे आते थे, बैठ के सोता था। अच्छा। फिर ये मैम का इलाज चल रहा था, मैम ने कि टॉन्सिल है उसके मारे ये सो नहीं पा रहा था, अभी सही सोता है। तो उस दौरान क्या हुआ था कि इसके दिल पे भी कोई असर पड़ा था? दिल पे, हाँ, दिल पे जोर पड़ा है जब सांस नहीं आता ऐसे गले से। डॉक्टर को जब आपने दिखाया, क्या बताया उन्होंने, दिल पर क्या असर पड़ा? उन्होंने ये कहा जब ये सांस नहीं ले पाता तो दिल पे जोर पड़ता है, इसके वाल्व जो है वो खराब हो गया, दिल पे जोर पड़ गया, दिल फैल रहा था। अच्छा। तो ये बचपन से समस्या थी इसके? नहीं, ये तो अभी हुई है इसके, बचपन से तो बस वैसे सही सो गए थे। अच्छा, कहाँ आप गए फिर? आप आखिर में मेडिकल कॉलेज गए, उससे पहले कहाँ? यहाँ तो मेडविन अस्पताल में एक दफे गए, फिर तो मेडिकल से ही चला। अच्छा। 2-3 दफा गया है, दोनों दफा वेंटिलेटर पे रहा वहाँ। फिर आप मेडिकल गए तो वहाँ पर क्या बताया डॉक्टर ने, कैसे पता लगा इसकी बीमारी? मैम ने चेक करा था, मैम ने बताया, फिर इनके टॉन्सिल है, ऑपरेशन होगा इनका गला। क्या आप जानते हैं खर्राटे लेने की वजह से किसी की मौत भी हो सकती है? जी हाँ, खर्राटा आमतौर पर एक मामूली बीमारी होती है, लेकिन आपको पता लगना चाहिए कि खर्राटा लेने की वजह से लोग मर भी सकते हैं। ताज़ा मामला मेरठ का है, जहाँ पर एक 10 साल का बच्चा अक्सर खर्राटे लेता था। जिस वक्त वो खर्राटे ले रहा था तो उसका सांस रुक गया।
परिजन अस्पताल के अंदर उसको लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने जांच की। जांच में पाया गया कि जो बच्चा है उसके गले के अंदर उसके टॉन्सिल बढ़ गया है खर्राटा लेने की वजह से, और वो इस वजह से सांस नहीं ले पाया जा रहा है उसको। और इस वक्त मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई, चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक, जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। और ये खबर जब मैंने देखी तो मैं बड़ा चौंक सा गया कि मतलब खर्राटों को अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो जान पर भी बना सकती है। जी, जो पुराने जमाने में या हिंदी में कहते हैं खराटे, जो इंग्लिश में कहते हैं स्नोरिंग, एक काफी गंभीर और सिग्निफिकेंट मेडिकल इशू है जो अक्सर इंडियन माइथोलॉजी में उसको ज्यादा हम ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं देते। जो आंकड़े हैं वर्ल्ड वाइड, ऑलमोस्ट 83% जो मेल्स हैं एंड 71% फीमेल्स हैं, स्नोरिंग होती है उसमें, जो खराटे कहते हैं। और इसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट कॉज करता है। इसके कारण काफी हैं, बट इसमें 3 चीज बॉटम लाइन सबसे जरूरी है। एक है, इसमें ऑक्सीजन का जो सप्लाई है लंग्स में और हार्ट में वो कम हो जाता है, क्योंकि जो आपका जो एयरवे पैसेज है वो नैरो है, या जो आपका टंग है, जो जीभ है, वो पीछे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है। दूसरी चीज है, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती है बॉडी में। और तीसरी चीज जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और ये हार्ट पर, ब्रेन पर, आंतड़ियों पर, लिवर पर, किडनीज पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट कॉज करता है। ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज मेलाइटिस, यहां तक आंकड़े हैं कि 48% रिस्क है न्यूरोलॉजिकल इवेंट्स, मतलब ब्रेन में इफेक्ट का, और 28% हार्ट पर इफेक्ट का, यानी हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, हाइपरटेंशन होता है, लिपिड्स की एब्नॉर्मेलिटी होती है, और इंसुलिन प्रेसिपिटेशन के साथ इनका डायबिटीज का भी रिस्क काफी मात्रा में बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये मतलब पता कैसे चले कि कब आपको चेक कराना चाहिए? क्योंकि खर्राटे तो आज के टाइम में आप समझिए कि मैक्सिमम लोगों की ये समस्या है। कब इसको चेक कराया जाए कि अब ये तो छोटा सा बच्चा था, 10 साल का बच्चा था, कैसे पता चले कि ये जो खर्राटे हैं ये हमको इस स्टेज पर पहुंचा रहे हैं? तो ये एज के हिसाब से निर्भर करता है। तो जिन बच्चों को ज्यादातर नोज ब्रीदिंग हो, दैट मीन्स माउथ इनका इतना ब्लॉक्ड है कि माउथ ओपन रहता है, एंड ये ऑब्लिगेटरी जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, या रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, या किसी बच्चे का मुंह छोटा रहता है और टंग लार्ज होती है। एडल्ट्स में डायबिटीज के साथ ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अल्कोहल कंजम्पशन, एबनॉर्मल स्लीपिंग पोस्चर, ये सारी चीजें स्नोरिंग कॉज करती हैं। स्नोरिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक साइकिल है। जब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, दैट मींस एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन है, और एपनिया मतलब ब्रीदिंग कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाती है। ब्रीदिंग बंद मतलब ऑक्सीजन बंद, यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो जब भी कोई भी बुजुर्ग आदमी या एडल्ट स्नोर कर रहा है, एक सिंपल स्लीप स्टडी होती है जिसके साथ हम पता कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है कि नहीं, आपकी सैचुरेशन फॉल हो रही कि नहीं, आपकी ब्रीदिंग सस्टेन्ड है कि नहीं, आपका पल्स रेट क्या है, बीपी क्या है, उस दरमियान। ठीक है डॉक्टर संजीव बगई साथ में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये खर्राटे जो हैं मतलब इतना ख़तरनाक हो सकते हैं कि ये किसी की जान भी ले सकते हैं। और मेरठ में हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देखा, लेकिन बच्चा खुशकिस्मत था कि वक्त रहते वो डॉक्टर्स के पास पहुंच गया सही हाथों में और उसकी जान बच गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर साथ जुड़ने के लिए। इधर राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर हर रोज करीब 1.5 लाख लोग इबादत करने के लिए आते हैं, जहां आस्था से हिंदू और मुसलमान दोनों चादर भी चढ़ाते हैं। लेकिन इसी दरगाह को लेकर नई बहस तब छिड़ गई जब दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली दूसरी याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली। मजारों पे चादर चढ़ाना छोड़ो, महादेव पर गंगा जल चढ़ाना शुरू करो। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिवलिंग है कि बहुत जल्द हमारे केस की सुनवाई भी होगी और अजमेर दरगाह की खुदाई भी होगी।
अजमेर शरीफ दरगाह जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि है, इतिहास में दर्ज है कि मुगल सम्राट हुमायूं ने ख्वाजा साहब की मजार के सम्मान में दरगाह का निर्माण करवाया। लेकिन 800 साल बाद हिंदू संगठनों ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर अपना दावा ठोक दिया। दावा किया कि दरगाह के अंदर शिवलिंग है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से अजमेर की सिविल कोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में अजमेर दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। राजस्थान सरकार, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किए गए। अब 21 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। महाराणा प्रताप सेना का दावा है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक फैक्ट के आधार पर उन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उन्हें कोर्ट के सामने मजबूती से रखेंगे। मैं अपने पूरे संगठन महाराणा प्रताप सेना की तरफ से न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे यह सच हूं कि अब कुंभ 12 साल बाद इलाहाबाद में लगेगा। 12 साल बाद जब कुंभ लगेगा तो वहां का भव्य जल लेकर अजमेर में जो हमारे शिव हैं उन पर चढ़ाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारे केस की सुनवाई भी होगी और अजमेर दरगाह की खुदाई भी होगी। निश्चित तौर पर वहां शिव जी का मंदिर है और हम आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करते हैं कि दिव्य कुंभ महाकुंभ से जल लेकर, पवित्र गंगा यमुना सरस्वती का जल लेकर, ब्रह्मा जी के हमारी प्रकृति को उत्पत्ति करता पुष्कर जी से वहां से हम जल लेकर, पवित्र सरोवर से जल लेकर महाशिवरात्रि को वहां जल अर्पित करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब सनातन धर्म का कल्याण होता है तो विश्व का कल्याण होता है। अजमेर शरीफ दरगाह है या शिव मंदिर, अब यह न्याय के मंदिर में तय होगा। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब अजमेर शरीफ दरगाह में शिवलिंग होने का दावा कानूनी दायरे में लाया गया हो, बल्कि इससे पहले 7 नवंबर 2024 को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से भी अजमेर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। विष्णु गुप्ता ने दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया था। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से दावे के 3 आधार बताए थे। दावा किया गया था कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजों की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह का निर्माण करवाया गया। जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। अजमेर दरगाह भी ऐसी ही है। इन दावों के साथ ही हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज रहे हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का भी जिक्र किया था, जो 1911 में लिखी गई थी। विष्णु गुप्ता ने दावा किया था कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की। किताब में इसका जिक्र है कि यहां ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई फैक्ट्स हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहां शिव मंदिर था। इस मामले में लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई जारी है। 21 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, लेकिन अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे की दूसरी याचिका कोर्ट में स्वीकार हुई तो नई बहस छिड़ गई। मैं चाहता हूं कि एक बार देश के इतिहास की भी खुदाई हो जाए, आजादी की लड़ाई की भी खुदाई हो जाए और सारी तस्वीर देश के जनता के सामने हो जाए कि कैसे मुखबिरी हो रही थी, कैसे माफीनामा बार बार लिखा जा रहा था, कैसे पेंशन के लिए गिड़गिड़ाया जा रहा था, कैसे अंग्रेजों को लिखा जा रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर देना चाहिए, कैसे उनके लिए फौजों में भर्ती हो रही थी। ये इतिहास जो खुदाई करना है तो इतिहास की अगर खुदाई करना है तो ठीक से हो जाए ना, कि सच का दूध, पानी का पानी, सच बाहर आ जाए। जिस अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर धार्मिक और कानूनी बहस छिड़ी है उसे दुनिया के सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 1.5 लाख लोग इबादत करने आते हैं। लेकिन सवाल है, क्या वाकई इस दरगाह को मंदिर तोड़कर बनाया गया था? क्या दरगाह के अंदर आज भी शिवलिंग है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को लेकर मैं आपको अलर्ट करने आया हूं, क्योंकि ये अलर्ट दिल्ली पुलिस ने भेजा है। आप देखिए ऊपर लिखा है दिल्ली पुलिस ने
कि आतंकवादी जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। और आप तस्वीरों को देखिए, ये दो आतंकी नहीं है, एक ही है। ये ऐसा भी दिखता है और ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा रूप इसने लिया हो सकता है। ऐसे दूसरा आतंकी है, ये ऐसा भी दिख सकता है। ये दोनों तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने इसकी जारी की हैं। ऐसे ही वो तीसरा शख्स नाम दे रखे हैं, उसका नाम अबू सुफियान है, इसका नाम मोहम्मद रेहान है और इसका नाम मोहम्मद शर्जिल अख्तर है। इनको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, इनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। 26 जनवरी का दिन है, बहुत पास है 26 जनवरी, तो ऐसे में हमेशा आशंका बनी रहती है कि आतंकी 26 जनवरी के दिन को दहलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज इंडिया भी आपको बता रहा है कि अगर इनमें से कोई भी आपको कहीं भी नजर आए तो दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी बड़ा शौर्य का दिन होता है भारत के लिए और 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भारत इस बार मनाने जा रहा है। और इस बार जो मुख्य परेड की थीम है वो वंदे मातरम रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली जाएंगी जो स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत के थीम पर आधारित होगा। कर्तव्य पथ पर एनक्लोजर के बैकग्राउंड में वंदे मातरम की लाइंस वाली पुरानी पेंटिंग बनाई जाएंगी। मेन स्टेज पर फूलों से वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष एस्टोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन होंगे। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं और गणतंत्र दिवस की परेड की कैसे जोशीली तैयारी चल रही है, देखिए हमारी संवाददाता आंचल यादव की कर्तव्य पथ से वंदे मातरम कहती ये खास रिपोर्ट। कर्तव्य पथ पर तमाम सेना की झांकियां और तमाम तरह की जो रिहर्सल हैं वो दिखाई दे रही हैं। और देखिए यहाँ पर आपको भीष्मा टैंक T90 जो है वो नज़र आ रहा है। और जैसा कि जब हमारी सेना जो है किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जाती है तब हथियारों की ज़रूरत पड़ती है और ये हथियार जो है हमारी सेना का कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि एक और ये सार्थक है ICB VMP-2, ये सार्थक मिसाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है, टैंक है। और देखिए इसके अलावा देखिए नाग मिसाइल सिस्टम सामने आपको दिखाई दे रहा है। और अब आप देखिए किस तरीके से जो हमारे भारतीय सेना के जाबाज हैं वो अपना एक बेहतर प्रदर्शन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कर्तव्य पथ पर। और अब यहाँ देखिए एक और अजय केतु ऑल टेरन व्हीकल आपको नज़र आ रहा होगा, सेना के जाबाज। और इसके बाद देखिए एयर डिफेंस ने कैसे अपने आप को मजबूत किया हुआ है उसका एक सिस्टम जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि हमारी वायुसेना ने जिस तरीके से तमाम युद्ध में जब देखिए बात हो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने की तो देखिए हमारी भारतीय सेना ही है जो एयर स्ट्राइक करके दुश्मन देशों के। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों लाल किले के पास में बम धमाके हुए थे उसके बाद से दिल्ली में हाई अलर्ट लगातार जारी है क्योंकि किसी भी तरीके से सुरक्षा के साथ में समझौता नहीं किया जाएगा। मेरी मौजूदगी गणतंत्र दिवस के लिए जो तमाम कार्यक्रम जहां होंगे यानी कि कर्तव्य पथ पर है। और जैसे कि तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि सामने जो स्टेज तैयार किया गया है जहां पर देखिए गणतंत्र दिवस के तमाम आप जो कार्यक्रम हैं, जो अतिथि हैं उनको देखेंगे। ये पूरा स्टेज बुलेट प्रूफ स्टेज तैयार किया हुआ है, बुलेट प्रूफ लैस है। और आपको बता दें कि इस बार परेड में कर्तव्य पथ पर कई जानवर भी शामिल होने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि ये जो जानवर आपको नज़र आ रहे हैं इसमें दो जो कि फ्रंट में आपको नज़र आ रहे हैं ये वेटनरी विंग के जानवर परेड में शामिल हो रहे हैं। 2 वेंट्रियन ऊंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए 4 ये जास्टकर टट्टू आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही 4 जो शिकारी पक्षी हैं जो कि आपको दिखाई भी दे रहे हैं ये ऊपर वो दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा देखिए 10 मिलिट्री के डॉग इसमें शामिल किए गए हैं। और ये देखिए डॉग्स की हमारी सेना में हमारे देश की सुरक्षा में
बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि कई जगह पर जहाँ पर भी संदिग्ध चीज़ों को खंगालने की कोशिश होती है वहाँ पर डॉग स्क्वाड का बड़ा योगदान रहता है। और देखिए सामने आपको अब बटालियंस की जो कह सकते हैं कि झांकियाँ हैं वो अब दिखाई देने लगी हैं परेड में, और सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि बैंड आ रहा है अलग अलग बटालियंस का। और देखिए बड़े ही खूबसूरत तरीके से कदम मिलाकर ये कदम चाल आप इनके देख रहे होंगे। और इसी के साथ 16 ने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।